नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आपके ईएमआरएस प्रिंसिपल की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप ईएमआरएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशंस और इसके साथ ही साथ आपको थ्योरी भी मिलेगा, जो कि एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स के कंप्लीट टॉपिक्स को ये कवर करता है। ठीक है, और इसका प्राइस केवल 400 रुपीज़ है। आप इसको पा सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। इसी प्रकार आप एडमिन एंड फाइनेंस के 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ले सकते हैं विद थ्योरी, टॉपिक वाइज कंप्लीट जितना भी आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट आपको मिलेगा, और इसका भी प्राइस केवल 400 रुपये है। आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं, और अगर आप इस दोनों को लेना चाहते हैं तो ये केवल 700 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लर्निंग इज अफेक्टेड मोस्ट डायरेक्टली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सीखने पर सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न में से किसका पड़ता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है लर्नर्स मोटिवेशन, थर्ड है टीचर्स सैलरी, और डी चौथा है यूनिफॉर्म पॉलिसी। ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगा बच्चों को सीखने के लिए वो है विद्यार्थी की प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। बच्चा जितना इंटरनली मोटिवेट रहेगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इसको एक्सट्रिंसिक भी हम लोग बोलते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन होता है जिसमें बच्चा स्वयं सीखना चाहता है, बच्चे में खुद रुचि होता है किसी चीज़ को सीखने के प्रति, बच्चा क्यों पढ़ रहा है या क्यों किसी चीज़ को जानना चाहता है, ये इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में होता है बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए पढ़ रहा है, जैसे कि आप बच्चे को कहते हो कि आप अगर क्लास में फर्स्ट रैंक लाओगे तो आपको मैं कुछ अच्छा गिफ्ट करूँगा, आपको मोबाइल दूंगा या फिर आपको साइकिल दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, बच्चा किसी चीज के लिए पढ़ता है, यानी बच्चा एक्सटर्नल मोटिवेट होता है। बच्चा केवल किसी चीज के प्रति पढ़ता है या किसी चीज के प्रति उसको पढ़ना होता है या फिर सीखना होता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो लर्नर्स मोटिवेशन। जो बच्चा सीख रहा है उसका मोटिवेशन ही सबसे डायरेक्ट प्रभाव करेगा बच्चे के सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंटरनल फैक्टर प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस द स्पीड ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की गति पर मुख्य रूप से कौन सा आंतरिक कारक प्रभाव डालता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, दूसरा है फैमिली इनकम पारिवारिक आय, तीसरा है स्कूल लोकेशन यानी विद्यालय का स्थान, और चौथा है पीयर प्रेशर यानी सहपाठी का दबाव। तो सीखने की गति पर मुख्य रूप से कौन आंतरिक कारक प्रभाव डालेगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बच्चे जितने इंटेलिजेंट होंगे सीखने की गति उतनी ही अधिक होगी। आपको पता है कि आईक्यू टेस्ट जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो टेस्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। ठीक है, MA होता है मेंटल एज, CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या निकलता है, बच्चे का IQ निकलता है। सपोज अगर बच्चे का आयु मेंटल एज जो है वो, मानसिक आयु जो है वो 12 साल की है, और उसकी जो वास्तविक आयु है वो है 16 साल। ठीक, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा कितना, 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और 25 तिया 75, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे IQ का क्या हो जाएगा, तो 75, यानी कि इसका IQ कितना निकल रहा है, 75। IQ लेवल के अनुसार बच्चा कैसा होता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पूर्व ज्ञान किसमें मदद करता है, रटने में, नए सिद्धांतों को समझने में, तथ्यों को याद रखने में, या फिर अध्ययन से बचने में। तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है, यानी जब किसी टॉपिक को बच्चे को आप बता रहे होते हैं तो उसके पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रीवियस क्या कॉन्सेप्ट है वो जान लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चा अच्छे से रिलेट कर पाए, बच्चा समझ पाए। सपोज आप वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आपने तालाब का पानी देखा है, क्या आपने नदी का पानी देखा है, क्या आपने नाले का पानी देखा है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप किस पानी को पी सकते हो। ठीक है, तो बच्चा कहेगा कि नहीं, ये पानी गंदा होता है, इस पानी को हम नहीं पी सकते हैं। ठीक है, हम नल का पानी पी सकते हैं, कुएं से जो पानी निकलता है वो पी सकते हैं, नाले का पानी या फिर नदी का पानी या तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज का नया टॉपिक हमारा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे का पूर्व ज्ञान यानी जो प्रायर नॉलेज है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बाह्य कारक यानी कौन सा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, सबसे पहला है शिक्षक का दृष्टिकोण यानी टीचर्स एटीट्यूड, दूसरा है विद्यार्थी की भूख यानी स्टूडेंट्स हंगर, तीसरा है परीक्षा कार्यक्रम यानी एग्जामिनेशन शेड्यूल, और नेक्स्ट है कर नीति यानी गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी। तो सबसे अधिक इम्पैक्ट जो कि बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है जो कि बच्चे के एजुकेशन पर यानी बच्चे के सीखने पर जो अधिक प्रभाव डालेगा वो है शिक्षक का दृष्टिकोण। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर होता है। शिक्षक का जितना ही सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, जितना ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होगा, बच्चों में उतना ही अधिक आत्मविश्वास होगा और बच्चों में रुचि होगी किसी भी चीज को जानने का, किसी भी विषय को समझने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान केंद्रित करने और बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। पहला है एकाग्रता, दूसरा अभिरुचि, तीसरा प्रेरणा, चौथा है जिज्ञासा। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करने और बनाए रखने की क्षमता को कहा जाता है कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन सा सीखने का आंतरिक कारक नहीं। यहाँ पर आंतरिक कारक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अगर हम रुचि की बात करें तो आंतरिक कारक होता है, अगर बुद्धिमत्ता की बात करें इंटेलिजेंस की तो ये भी बच्चे की आंतरिक क्षमता होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचिंग मेथड की तो ये आंतरिक नहीं होता है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही राइट आंसर हमारा होता है कौन सा, तो सी नंबर शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि में सबसे बेस्ट होता है आपका कि आप जितना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए उतना ही ज़्यादा होता है, फील्ड ट्रिप कराइए उतना ही अच्छा जो है बच्चा किसी चीज़ को सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से किस पर प्रभाव डालती है? पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है सीखने के संसाधन और अवसर, तीसरा है बुद्धिमत्ता और चौथा है मस्तिष्क विकास। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, यानी इकोनॉमिकल फैक्टर जो होता है यह बच्चे के संसाधन और अवसर को जरूर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यानी बच्चे की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो वो बच्चे को अच्छे संसाधन मिल पाएंगे या अच्छे अवसर मिल पाएंगे। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दौरान चिंता सीखने को प्रभावित करती है क्योंकि? तो देखिए जब बच्चे का एग्जाम चल रहा होता है तो बच्चे में बहुत सारा फियरनेस होता है, बच्चों में चिंता होती है कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। तो उस समय जो बच्चा है वो सीख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि बच्चा जो है चिंताग्रस्त होता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इससे एकाग्रता में कमी आती है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, एकाग्रता को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः किसके माध्यम से होती है? यहाँ टीचर्स का जो रोल होता है सीखने को बढ़ाने में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखिए बच्चे को अगर आप दंड देंगे तो बच्चा सीखेगा ना, वो जबरदस्ती पढ़ेगा। ठीक है, वो सीख नहीं सकता है। ठीक है, तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों पर, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। कठोर अनुशासन भी नहीं होगा। ठीक है, फिर चर्चा को सीमित करने, जहां पर एक नेगेटिव वर्ड लिखा रहे वो आंसर हमारा नहीं होगा। तो एक ही यहाँ पर आता है कौन सा, प्रेरणा और रुचि उत्पन्न करने में, यानी क्रिएटिंग मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रभावित करती है। पहला है संज्ञानात्मक क्षमता, दूसरा है सीखने की शैली और दृष्टिकोण, तीसरा है शारीरिक फिटनेस और चौथा है सीखने की आयु। तो विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है, बच्चे अलग अलग कल्चर से क्लासरूम में आते हैं, मल्टी कल्चरल क्लासरूम होता है। तो यहाँ पर बच्चों के सीखने की शैली और दृष्टिकोण को जरूर प्रभावित करेगा, क्योंकि अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं तो उनके सीखने का तरीका, उनका सोचने का जो दृष्टिकोण होता है किसी भी टॉपिक को, वो अलग अलग होता है। इसलिए लर्निंग स्टाइल एंड एटीट्यूड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड शब्द का क्या अर्थ है? अर्जित कौशल, प्राकृतिक योग्यता, रुचि या फिर प्रेरणा। तो एप्टीट्यूड का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक योग्यता। बच्चों में जो नेचुरल एबिलिटी होती है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड बोलेंगे। यानी बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है वही उसकी एप्टीट्यूड के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन है, सहपाठी समूह का प्रभाव परिणाम दे सकता है, यानी पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस जो होता है वो क्या हो सकता है? बेहतर सहयोग, प्रेरणा की कमी, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकता है या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर सहपाठी समूह का सहारा ले रहे हैं या फिर सहपाठी समूह में बच्चे पढ़ रहे हैं तो
कुछ बच्चे हो सकते हैं कि निगेटिव सोच के हों तो उन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ बच्चे हो सकते हैं पॉजिटिव सोच के हों तो उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए दोनों ही इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की भावनात्मक स्थिरता योगदान देती है। पहला है बेहतर ध्यान और आत्मविश्वास, दूसरा है कमजोर सहभागिता, तीसरा है घटित प्रेरणा, नेक्स्ट है आक्रामक व्यवहार। यहाँ पर आप निगेटिव और पॉजिटिव ऑप्शन देखकर भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि विद्यार्थी की भावनात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो होता है बच्चों में, वो क्या करेगा? तो बेहतर ध्यान और आत्मविश्वास उसमें पैदा करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सीखने के वातावरण को सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? यहाँ पर सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की बात हो रही है। तो पहला है सहयोगी वातावरण। तो देखिए सहयोगी वातावरण में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हमारा उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा नकारात्मक को लेकर, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है शोर और भीड़ भाड़। ऑब्वियस है शोर भीड़ भाड़, और अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पर आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो कहीं भी हो, अगर आसपास का वातावरण गंदा है, भीड़ भाड़ का इलाका है, शोरगुल का इलाका है, तो आपके एजुकेशन पर या फिर आपकी लर्निंग पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, एक ये आंसर हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है उचित वेंटिलेशन। अगर क्लासरूम में गुड अच्छे वेंटिलेशन है, खिड़की है, हवा क्रॉसिंग अच्छा होता है, पर्याप्त रोशनी आता है सूरज का, ठीक है, तो वो एक अच्छा असर डाल सकता है, ना कि नकारात्मक। ठीक है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट है सहयोगी शिक्षक। सहयोगी शिक्षक से बच्चे के लर्निंग पर गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि नकारात्मक नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया सीखने में सहायक होती है क्योंकि यह। प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, किसी भी चीज़ में फीडबैक जो है सुधार के लिए होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है प्रयास घटाती है, तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है सुदृढ़ीकरण और सुधार प्रदान करती है, ऑब्वियस यही हो सकता है। नेक्स्ट है भ्रम, तो भ्रम बिल्कुल नहीं पैदा करेगा फीडबैक। नेक्स्ट है प्रेरणा रोकती है, बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं रोकेगी, ये तो और मोटिवेट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुदृढ़ीकरण और सुधार प्रदान करती है, यानी कि प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट एंड करेक्शन। बी। अगर बच्चे को सिखाने में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, तो फीडबैक ही बताता है हमें कि हमें और क्या सुधार करना पड़ेगा बच्चे को और अच्छा एजुकेशन देने के लिए, बच्चे को और अच्छे से सिखाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक संवेदी माध्यमों से सीखने को प्रभावित करती है? संवेदी माध्यम हो गया हमारा आंख, नाक, कान, ठीक है, जीव, तो इनसे सीखने को प्रभावित करती है। कौन सा कारक है यहाँ पे? तो सबसे पहला है हेल्थ एंड सेंसरी ऑर्गन, दूसरा है शिक्षक की आयु, तीसरा है पाठ्यक्रम संरचना, और नेक्स्ट है सहपाठी संबंध। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर संवेदी अंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हेल्थ एंड सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन कौन कौन सा हो गया? आंख हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स हमारे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक कक्षा वातावरण का अर्थ है। यहाँ पर है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्लाइमेट का अर्थ क्या होगा? तो पहला है भय। तो देखिए यहाँ पर भय एक निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, रचना करने की बात हो रही है, तो भय में तो कभी नहीं होगा, इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सहयोग और पारस्परिक सम्मान, ये आंसर हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है सख्त चुप्पी। सख्त एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। नेक्स्ट है केवल प्रतिस्पर्धा। केवल, जहाँ पे केवल वर्ड लग जाए कि यही चीज जो है किसी चीज को आगे बढ़ा सकती है, तो ये केवल एक निगेटिव वर्ड है, इसको भी आप हटा देंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इन सहयोग और पारस्परिक सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध सीखने की शैलियों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति उपयुक्त है? विच टीचिंग स्ट्रेटेजी सूट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, सबसे पहला है केवल व्याख्यान। अभी जस्ट मैंने आपको बताया केवल वर्ड जो है निगेटिव होता है, और व्याख्यान इन लेक्चर मेथड जो होता है वो सबसे खराब टीचिंग मेथड होता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है? केवल वन वे कम्युनिकेशन होगा, आप केवल बोलते जाएंगे, बच्चे सुनते जाएंगे और बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा है बहुसंवेदी दृष्टिकोण। बहुसंवेदी दृष्टिकोण में बच्चे ऑडियो विजुअल एड्स के सहारे पढ़ सकते हैं, फील्ड ट्रिप के सहारे पढ़ सकते हैं, आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बी नंबर आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है श्रुत लेख। इसमें केवल एक ही सेंसरी ऑर्गन का प्रयोग हो रहा है, कान का। नेक्स्ट है रटना। रटना एक निगेटिव वर्ड, इसको हटा देंगे, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक सीखने की उपलब्धि से सबसे अधिक जुड़ा है? ठीक है, तो कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि सीखने की उपलब्धि से सबसे अधिक जुड़ा होगा? पहला है प्रेरणा, दूसरा है लिंग, तीसरा है आयु, और नेक्स्ट है शारीरिक शक्ति। तो ऑब्वियस यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा हमारा मोटिवेशन, प्रेरणा जो है या मनोवैज्ञानिक कारक होता है जो कि सीखने की उपलब्धि से सबसे अधिक जुड़ा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के अनुसार प्रभावी सीखना यानी कि इफेक्टिव लर्निंग तब होता है जब, तो कब होगा इफेक्टिव लर्निंग? पहला है विद्यार्थी सक्रिय सहभागी होता है, यहाँ पर सारा जितना भी बात है वो पॉजिटिव वे में गया है। दूसरा है शिक्षक चर्चा में हावी रहता है, तो जहाँ पर हावी होने की बात होगी ऐसा निगेटिव वर्ड होता है, इसको देख के ही आप हटा देंगे। नेक्स्ट है केवल परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर केवल वर्ड है, ओनली वर्ड है, इसलिए इसको आप हटा देंगे। नेक्स्ट है लर्निंग इज फोर्स, सीखना जबरदस्ती कराया जाता है, ये भी एक निगेटिव सेंस में जा रहा है, इसको भी आप हटा देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लर्नर इज एक्टिव पार्टिसिपेंट, विद्यार्थी सक्रिय सहभागी होता है। ठीक है। आधुनिक शिक्षा के अनुसार आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएं, बच्चों में रुचि उत्पन्न करें, बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, शिक्षक को सहयोग करना चाहिए, शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। इसलिए लर्नर इज एक्टिव पार्टिसिपेंट, विद्यार्थी सक्रिय सहभागी होता है आधुनिक शिक्षा के अनुसार, जिससे कि शिक्षण जो है वो प्रभावी होता है यानी कि इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों अगर आप EMRS प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पैकेज को ले सकते हैं और दोनों ही आपको 700 रुपीज़ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना है। थैंक यू।